अगर तुम अपनी फीलिंग पर काबू पा सकते हो तो स्टॉक मार्केट पर भी काबू पा सकते हो। आज हम बेंजामिन ग्राहम की सबसे अच्छी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को इजी लैंग्वेज में समझेंगे। बेंजामिन ग्राहम दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के गुरु हैं। ग्राहम अपनी किताब की शुरुआत एक बहुत ही सीधी लेकिन गहरी बात से करते हैं। इन्वेस्टिंग और सट्टेबाजी के बीच एक पतली सी लाइन होती है और आम आदमी अक्सर ये सोचता ही नहीं कि वो किस तरफ खड़ा है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो है जो एनालिसिस करता है, जो अपने नियमों को सुरक्षित रखते हुए रिटर्न्स कमाता है, ना कि जल्दी से पैसा बनाने के चक्कर में ही लगा रहता है। किताब के इंट्रोडक्शन में ऑथर मिस्टर मार्केट का एक नया कॉन्सेप्ट देते हैं जो बाजार के इमोशनल नेचर को एक इंसान के रूप में समझाता है। इंट्रोडक्शन का सबसे बड़ा संदेश यही है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अपने बिहेवियर पर कंट्रोल रखता है। इस बुक को डीपली और इजी लैंग्वेज में समझने के लिए हम इसे 15 चैप्टर्स में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। फर्स्ट चैप्टर, इन्वेस्टमेंट वर्सेस सट्टेबाजी। इस चैप्टर में ऑथर एक बहुत ही शांत लेकिन एनर्जेटिक टोन में बताते हैं कि आज के इन्वेस्टर अधिकतर सट्टेबाजी करते हैं पर अपने आप को इन्वेस्टर समझते हैं। ऑथर समझाता है कि मार्केट के उतार चढ़ाव से डरते हुए लोग कभी भी अच्छा इन्वेस्टर नहीं बन सकते। मार्केट ऊपर नीचे होगा, कभी बहुत तेजी से ऊपर, कभी बिना वजह नीचे, लेकिन उसका उठना बैठना तुम्हारी नॉलेज का टेस्ट नहीं करता, वो तुम्हारी साइकोलॉजी का टेस्ट करता है। इन्वेस्टर ये समझता है कि मार्केट का ऊपर जाना सक्सेस का प्रूफ नहीं है और नीचे आना फेलियर का प्रूफ नहीं है। इस चैप्टर के बीच ही ग्राहम ये भी क्लियरली बताते हैं कि सट्टेबाज फ्यूचर के प्राइस का अंदाजा लगाने की कोशिश करता है, जबकि इन्वेस्टर उस बिजनेस की रियल वैल्यू को जज करता है। मार्केट के क्रेज या पैनिक में बह जाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इन्वेस्टर के लिए प्राइस सिर्फ एक ऑफर होता है, कोई हुक्म नहीं। ये चैप्टर तुम्हें डिसिप्लिन सिखाता है, मार्केट के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना सिखाता है, उस पर रिएक्ट करना नहीं। चैप्टर 2, द इन्वेस्टर एंड इन्फ्लेशन। ऑथर इस चैप्टर में इन्फ्लेशन को एक साइलेंट किलर के रूप में प्रेजेंट करता है जो तुम्हारी वेल्थ को धीरे धीरे बिना तुम्हें पता लगाए नष्ट करता रहता है। ऑथर कहते हैं कि लोग अक्सर रिटर्न पर इतने फिक्स्ड होते हैं कि उन्हें यह भी समझ नहीं आता कि उनका पैसा रियल लाइफ में कितना है। अगर तुम हर साल 5% अर्न कर रहे हो लेकिन इन्फ्लेशन 6% का है तो तुम एक्चुअली हर साल गरीब हो रहे हो। ग्राहम ये भी बताते हैं कि इन्फ्लेशन को प्रिडिक्ट करना किसी भी एक्सपर्ट का काम नहीं है और वैसे भी कोई इसे एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, इसलिए हमें प्रिडिक्टिंग नहीं, हमें प्रोटेक्टिंग होना है। ग्राहम कहता है कि इन्वेस्टर को एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जो इन्फ्लेशन रेसिस्टेंट हो, जहां थोड़ा स्टॉक्स हो, थोड़े बॉन्ड और कुछ कैश, सबका मिला जुला स्ट्रक्चर हो, ताकि किसी भी तरह का इन्वायरमेंट तुम्हें हरा ना सके। इस चैप्टर का स्पिरिट यही है कि इन्फ्लेशन को इग्नोर करना मतलब अपने आप को स्लो पॉइजन देना है। इन्वेस्टर इन्फ्लेशन को समझकर अपनी दवा खुद तैयार कर सकता है। थर्ड चैप्टर, सेंचुरी ऑफ स्टॉक मार्केट हिस्ट्री। इस चैप्टर में ऑथर एक इतिहासकार की तरह बोलने लगते हैं। वो पूरे 100 साल का मार्केट डेटा लेकर समझाते हैं कि स्टॉक मार्केट का नेचर कभी भी एक जैसा नहीं रहा। कभी क्रैश, कभी बूम, कभी तेजी तो कभी मंदी, ये सब मार्केट के रिदम का हिस्सा है। ऑथर बताता है कि अगर इन्वेस्टर इस साइकिल को समझ जाए तो वो इमोशनल ट्रैप्स में कभी नहीं फंसेगा। जब मार्केट में हर कोई एक्साइटेड होता है तो समझ जाओ अब फ्यूचर की रिटर्न्स कम होने वाले हैं। जब लोग डिप्रेस्ड होते हैं तब सबसे अच्छे मौके निकल सकते हैं। ग्राहम का मैसेज बहुत सटल है। इन्वेस्टर को हिस्ट्री के रिपीट होने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, पर उसे इतना समझना चाहिए कि हर सिचुएशन नई नहीं होती, हर नए ट्रेंड की जड़ पुरानी हिस्ट्री से ही निकली होती है। फोर्थ चैप्टर, पोर्टफोलियो पॉलिसी फॉर द डिफेंसिव इन्वेस्टर। ऑथर इस चैप्टर में एक बहुत ही शांत अध्यापक की तरह डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए एक रियलिस्टिक ब्लूप्रिंट बनाता है। डिफेंसिव इन्वेस्टर वो होता है जो स्टॉक मार्केट को फुल टाइम नहीं देना चाहता, जो अपनी जिंदगी, अपनी वर्क लाइफ, अपनी फैमिली के साथ बैलेंस करना चाहता है। उसका मकसद मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं बल्कि मिनिमम रिग्रेट होता है। ग्राहम ये कहता है कि डिफेंसिव इन्वेस्टर को सबसे पहले अपने अंदर ये क्लैरिटी लानी होगी कि वो एक्साइटमेंट नहीं, स्टेबिलिटी चाहता है। इसलिए डिफेंसिव इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में स्टॉक और बॉन्ड दोनों का मिक्स होना जरूरी है, क्योंकि ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। जब बॉन्ड स्टेबल होते हैं तो स्टॉक ग्रोथ की पॉसिबिलिटी रखते हैं। ग्राहम एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात करते हैं। ये फॉर्मूला इसलिए परफेक्ट नहीं है कि मार्केट हमेशा इसी के हिसाब से आगे बढ़ेगा, बल्कि इसलिए कि ये इन्वेस्टर की साइकोलॉजी को संभालता है।
वो नीदर ओवरली एग्रेसिव होता है, नीदर ओवरली स्केर्ड। 5th चैप्टर, डिफेंसिव इन्वेस्टर एंड स्टॉक्स। ये चैप्टर डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए स्टॉक सिलेक्ट करने का एक बहुत अच्छा रास्ता बताता है। ऑथर कहते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर को सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहिए जो मार्केट में स्ट्रांगली एस्टेब्लिश्ड हो चुके हों और जिनके बिजनेस मॉडल में कोई अनसर्टेनिटी ना हो। वो बताता है कि ऐसी कंपनीज को चुनने का एक बहुत ही शान सा क्राइटेरिया होता है, उनका साइज लार्ज हो, उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एकदम क्लियर हो, उनकी अर्निंग हिस्ट्री अच्छी हो और उनकी डिविडेंड पॉलिसी भी कंसिस्टेंट हो। ऑथर बताते हैं कि डिविडेंड एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल होता है, क्योंकि डिविडेंड वो कैश होता है जो कंपनी सच में कमाकर अपने शेयर होल्डर को देगी। ये आने वाले कल की उम्मीद नहीं बल्कि प्रेजेंट की रियलिटी होती है। इस चैप्टर में ग्राहम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर को हॉट इश्यूज, न्यू इश्यूज या फैशनेबल इंडस्ट्रीज के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो इन चक्कर में पड़ता है तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो अपना पैसा गंवा सकता है। चैप्टर 6, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड। अब ऑथर डिफेंसिव इन्वेस्टर से निकलकर एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर की ओर जाता है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर वो होता है जो रियल में मेहनत करता है, एनालिसिस करता है, रियल बार्गेन ढूंढता है और मार्केट की फ्लक्चुएशन का फायदा उठाना चाहता है। ऑथर कहते हैं कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर अगर डिफेंसिव इन्वेस्टर के रूल फॉलो करेगा तो वो बहुत ही मीडियोकर रिजल्ट कमा पाएगा, लेकिन अगर वो अपना दिमाग, अपनी मेहनत और डिसिप्लिन सही जगह लगाएगा तो वो मार्केट का रियल में फायदा उठा सकता है। इस चैप्टर में ग्राहम ये बताते हैं कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का असल काम रियल बार्गेन इश्यूज खोजना होता है, ऐसी कंपनीज ढूंढना जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू उनके मार्केट प्राइस से बहुत ज्यादा होती है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को उन कंपनी में दिलचस्पी लेनी चाहिए जो या तो टेम्पररी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो या इन्वेस्टर सेंटिमेंट से इग्नोर किए गए हो या जिनकी अर्निंग पोटेंशियल को मार्केट समझ ही ना पा रहा हो। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर हमेशा क्राउड की दूसरी दिशा में चलते हैं। जब मार्केट किसी कंपनी को पनिश करता है तो एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर असेस करता है कि पनिशमेंट जस्टिफाइड है या नहीं। अगर नहीं तो वो क्वाइटली इन्वेस्ट करता है। और जब मार्केट किसी कंपनी के फ्यूचर को ओवर हाइप करता है तो एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर आराम से बैठकर इवेल्युएट करता है कि हाइप रियल है या फेक। अगर नहीं तो वो उस कंपनी से दूर रहता है। ऑथर समझाता है कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो एक्साइटमेंट के जाल में फंस जाता है और वहीं से उसका डाउनफॉल शुरू होता है। ऑथर कहते हैं कि कोई भी इन्वेस्टर, फिर चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, अगर वो किसी ऐसे सेक्टर में पैसा लगाएगा जो डेंजरस और एक्सट्रीमली रिस्की है तो उसका आउटकम लॉन्ग टर्म में नेगेटिव ही होना है। यहीं से ग्राहम एकदम से स्टॉक मार्केट के सबसे डेंजरस हिस्सों का नाम लेते हैं, न्यू इश्यूज, हॉट इश्यूज, ग्रोथ की फैशनेबल वेव या मार्केट के फेवरेट डार्लिंग्स। ऑथर कहता है कि यही वो जगह है जहां हर इन्वेस्टर को लगता है कि वो नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट को ढूंढ लेगा, लेकिन असल में वो एक बबल में इन्वेस्ट कर रहा होता है जिसका फ्यूचर सिर्फ हवा होता है। उन्हें लगता है कि नई चीज हमेशा ग्रोथ देती है, पर हिस्ट्री बार बार ये प्रूफ कर चुकी है कि नए इश्यूज अक्सर ओवरप्राइज्ड होते हैं और उनका लंबे समय में परफॉर्मेंस एवरेज होता है। 7 चैप्टर, द इन्वेस्टर एंड मार्केट फ्लक्चुएशन। ये चैप्टर इस किताब के सबसे अच्छे लेसन्स में से एक है। यहाँ ऑथर एकदम से इन्वेस्ट करना छोड़कर इंसानी इमोशन को डिसेक्ट करने लगते हैं। फियर, ग्रीड और पैनिक, इन इमोशंस के बिना ये मार्केट बिल्कुल बोरिंग जगह होती है। ग्राहम हमें मिस्टर मार्केट से मिलवाते हैं जो एक ऐसा पार्टनर है जो हर रोज तुम्हारे दरवाजे पर अक्सर एक नया प्राइस ऑफर करता है। वो कभी इतना खुश होगा कि तुम्हारे लिए हुए शेयर्स को आसमान के दाम देकर भी खरीदना चाहेगा और कभी इतना डिप्रेस्ड होगा कि तुम्हारी अच्छी कंपनियों को भी बेकार समझेगा और बेचने के लिए कहेगा। ऑथर का जीनियस इस बात में छुपा है कि वो बताता है इन्वेस्टर का काम मिस्टर मार्केट को फॉलो करना नहीं है, उसे इग्नोर करना है। मिस्टर मार्केट एक इमोशनल क्रीचर है और इन्वेस्टर को रैशनल होना चाहिए। ऑथर कह देते हैं कि तुम्हारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का 80% रिजल्ट तुम्हारे अपने बिहेवियर पर डिपेंड करता है, स्टॉक मार्केट के बिहेवियर पर नहीं। ये मार्केट स्टेबल नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हें स्टेबल रहना होगा। ये चैप्टर तुम्हें इमोशनली ट्रेन करता है। ये चैप्टर तुम्हें सिखाता है कि डिप में पैनिक नहीं करना और हाई में ग्रेड नहीं करना। ये चैप्टर तुम्हें बताता है कि तुम्हारे स्टॉक्स की एक्चुअल वैल्यू तुम्हारे बिजनेस की परफॉर्मेंस से डिफाइन होती है, मार्केट की डेली प्राइसिंग से नहीं। अगर तुम्हारा बिजनेस अच्छा है, स्टेबल अर्निंग है, इंट्रिंसिक वैल्यू से तुम सेटिस्फाइड हो, तो मार्केट का ऊपर नीचे होना तुम्हारे लिए बस टाइम पास है।
8 चैप्टर इन्वेस्टिंग इन इन्वेस्टमेंट फंड्स। इस चैप्टर में ऑथर एक मॉडर्न इन्वेस्टर के प्रैक्टिकल वर्ल्ड में चले जाते हैं। म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, प्रोफेशनली मैनेज व्हीकल। ऑथर बहुत ऑनेस्टली एक्नॉलेज करते हैं कि हर कोई स्टॉक पिकिंग नहीं कर सकता और हर कोई एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के लेवल का डिसिप्लिन और एनालिसिस नहीं रख सकता। इसलिए म्यूचुअल फंड जैसे ऑप्शन एक लार्ज पॉपुलेशन के लिए अच्छा टूल बन सकते हैं। लेकिन यहाँ ग्राहम एकदम से न्यूट्रल होकर समझाते हैं कि फंड का मैनेजर कोई मैजिशियन नहीं होता। ऑथर कहते हैं कि फंड्स की दुनिया भी एक इंडस्ट्री है जहाँ पर परफॉर्मेंस, मार्केटिंग और साइकोलॉजी हर चीज का मिक्स होता है। ऑथर वॉर्न करता है कि इन्वेस्टर को उस फंड की मार्केटिंग, पिछले समय की परफॉर्मेंस या उसकी रेटिंग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बीते समय की परफॉर्मेंस आने वाले समय की परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं होती। ऑथर कहते हैं कि तुम्हें देखना होगा कि उस फंड का स्ट्रक्चर कैसा है, उस मैनेजर का एटीट्यूड कैसा है। फंड का टर्नओवर बहुत हाई तो नहीं जिससे तुम्हारी ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ सकती है, और क्या वो फंड जेन्युइनली इन्वेस्टर के फायदे के लिए चल रहा है या फिर अपने ऑब्सेशन में। 9 चैप्टर द इन्वेस्टर एंड हिज एडवाइजर। इस चैप्टर में ऑथर एक बहुत ही मैच्योर और रियलिस्टिक टोन में बताता है इन्वेस्टर को फाइनेंशियल एडवाइस की दुनिया को किस तरह देखना चाहिए। वो कहता है कि आज के इन्वेस्टर के आसपास एडवाइस की इतनी बारिश होती है कि उसके लिए ये समझना ही मुश्किल हो जाता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन बायस्ड है और कौन अपने इंटरेस्ट के लिए बोल रहा है। ऑथर बिल्कुल एक सर्जन की जैसे आराम से ये बताते हैं कि एडवाइजर का काम इन्वेस्टर को रिच बनाना नहीं होता, बल्कि उन्हें डिसिप्लिन और अलर्टनेस सिखाना होता है। वो ये भी बताते हैं कि इन्वेस्टर को किसी भी एडवाइजर को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। ऐसा करना इस तरह है जैसे तुम अपने सफर में स्टीयरिंग व्हील और किसी के हाथ में देते हो, जबकि गाड़ी तुम्हारी है और एक्सीडेंट भी तुम्हारा ही होगा। ऑथर का एक बड़ा डीप पॉइंट ये भी है कि फाइनेंशियल एडवाइजर भी इंसान होते हैं, उनके भी बायसेस होते हैं, उनके ऊपर भी मार्केट का प्रेशर होता है। इसलिए इन्वेस्टर के पास भी अपनी जजमेंट होनी चाहिए जो उसे बुरे समय में खराब डिसीजन लेने से बचा सकती है। इस चैप्टर में ग्राहम ये भी कह देते हैं कि अगर एडवाइजर तुम्हें जल्दी प्रॉफिट कमाने, सीक्रेट टिप्स या स्पेशल फॉर्मूला दे रहा है तो समझ लो कि वो तुम्हारी साइकोलॉजी का फायदा उठा रहा है। चैप्टर 10 सिक्योरिटी एनालिसिस फॉर द ले इन्वेस्टर्स। ये चैप्टर एक तरह से ग्राहम की अपनी लाइफ की फिलॉसफी का वर्जन लगता है। यहाँ वो सिक्योरिटी एनालिसिस को एक रॉकेट साइंस की तरह नहीं बल्कि एक ह्यूमन प्रोसेस की तरह बताते हैं, जिसमें सबसे पहला रूल ये है इन्वेस्टर को बस इतना ही सीखना है जितना उसके डिसीजन को फायदेमंद बना सके। ग्राहम इस चैप्टर में ओपनली कहते हैं कि एवरेज इन्वेस्टर को हार्वर्ड लेवल एनालिसिस सीखने की जरूरत नहीं है। उसे सिर्फ उन पैरामीटर्स को समझना चाहिए जिनके बेसिस पर वो हर कंपनी को जेन्युइनली देख सकता है, उसकी रियलिटी चेक कर सकता है। बेसिक इन्वेस्टर को स्टेबिलिटी, डिविडेंड रिकॉर्ड, अर्निंग और लॉन्ग टर्म विजन को देखना चाहिए। ये वो बेसिक पैरामीटर्स हैं जिनके साथ हर इन्वेस्टर हर कंपनी की रियल वैल्यू को देख सकता है। ग्राहम की टोन यहाँ एक बड़े सेंसिबल टीचर की तरह होती है जो तुम्हें समझाता है कि अगर तुम सिर्फ बेसिक चीजों को ऑब्जर्व कर लोगे, जैसे कंपनी की 10 साल की अर्निंग पैटर्न, उसका डेट लेवल मैनेजेबल है या नहीं, उसके प्रोडक्ट रियल डिमांड में है या नहीं, तो तुम अक्सर मार्केट के 80% सट्टेबाजों से आगे निकल जाओगे। इस चैप्टर की सोल यही है, इन्वेस्टर को क्लैरिटी चाहिए ना कि परफेक्शन। तुम्हें प्रेडिक्शन से बचना है और फ्लैशी प्रोजेक्शन से दूर रहना है। 11 चैप्टर अ कंपैरिजन ऑफ 4 लिस्टेड कंपनीज। ऑथर इस चैप्टर में एक बहुत ही गहरा लेकिन प्रैक्टिकल लेसन देते हैं। अगर तुम इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ मार्केट की फीलिंग्स को नहीं बल्कि उस कंपनी की हकीकत यानी फाइनेंशियल रियलिटी को भी समझना पड़ेगा। वैसे ही जैसे एक डॉक्टर अपने मरीज का टेम्परेचर, उसका ब्लड प्रेशर और सिम्टम देखकर ये डिसाइड करता है कि उसकी क्या कंडीशन है, वैसे ही एक इन्वेस्टर अपनी कंपनी की बैलेंस शीट, अर्निंग रिवॉर्ड्स और उसके डिविडेंड को देखकर ये डिसाइड करता है कि उस कंपनी की हेल्थ कैसी है। ग्राहम ये चैप्टर इस तरह लिखते हैं जैसे वो एक तरह का माइक्रोस्कोप इन्वेस्टर के हाथ में दे दें, जिससे वो अलग अलग हर तरह की कंपनीज को देखकर उन्हें कंपेयर कर सके। तुम्हारे कंपैरिजन में कुछ कंपनियां अच्छा परफॉर्म करेंगी, कुछ एवरेज और कुछ रिस्की होंगी। ये कंपैरिजन एक सिंपल मैसेज देता है, मार्केट प्राइस हमेशा सच नहीं बोलता। 2 कंपनीज का प्राइस एक जैसा हो सकता है, लेकिन उनकी स्टेबिलिटी, उनकी मजबूती और उनकी अर्निंग पावर अलग अलग हो सकती है। कहीं एक कंपनी हाई प्राइस पर ओवर वैल्यूड होती है और कहीं दूसरी कंपनी लो प्राइस पर अंडर वैल्यूड। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का रोल ये होता है
कि वो मार्केट के प्राइस के पीछे छुपे उस बिजनेस की असली वैल्यू को समझ सके। ऑथर इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा एक बात सोचते हैं कि अगर पूरा स्टॉक मार्केट एक दिन के लिए बंद कर दिया जाए तो क्या मैं इस कंपनी को बिजनेस के रूप में एक्सेप्ट करूंगा। अगर जवाब हाँ है तभी इन्वेस्टमेंट का सेंस बनता है। ये चैप्टर तुम्हें क्वाइटली ये सिखाता है कि मैनेजमेंट की चमकते हुए प्रोमिसेस से दूर रहो। उस कंपनी का प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट ही तुम्हें ये दिखा सकता है कि उस कंपनी की असली हेल्थ कैसी है। चैप्टर 12 शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट द डिविडेंड पॉलिसी। ऑथर इस चैप्टर में एक ऐसे इशू को एड्रेस करते हैं जिसे अक्सर बड़ी कंपनीज अवॉइड करती हैं, शेयर होल्डर्स का अधिकार और डिविडेंड पॉलिसी का सच। उनके लिए इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है बल्कि एक लिविंग सिस्टम है जहां पर शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट के बीच एक इनविजिबल रिश्ता होता है। ग्राहम शुरू से ही क्लियर कर देते हैं कि शेयर होल्डर्स उस कंपनी के असली मालिक होते हैं जिनमें वो इन्वेस्ट करते हैं। उनका कैपिटल रिस्क में होता है, उन्होंने ही बिजनेस की ओनरशिप खरीदी होती है, लेकिन असली वर्ल्ड में अक्सर हालात उल्टे होते हैं। मैनेजमेंट ओनर बन जाती है और ओनर सट्टेबाज। ये इम्बैलेंस इन्वेस्टर के लिए एक रिस्क होता है। डिविडेंड पॉलिसी को लेकर ग्राहम हमेशा एक मैच्योर व्यू रखते हैं। उनका मानना है कि कंपनी का पर्पस सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है बल्कि उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर तक पहुंचाना भी है। अगर एक कंपनी सालों तक हाई अर्निंग जनरेट करती है लेकिन डिविडेंड नहीं देती तो इन्वेस्टर को ये सोचना चाहिए कि मैनेजमेंट शायद उस कैपिटल को अननेसेसरी होल्ड कर रही है। ऑथर मैनेजमेंट और शेयर होल्डर के बीच ऑनेस्टी को इन्वेस्टिंग के फाउंडेशन के रूप में देखते हैं। उनका ऑब्जर्वेशन एकदम सिंपल लेकिन पावरफुल है। अगर मैनेजमेंट स्मार्ट है, डिसिप्लिन है और लॉन्ग टर्म में सोचती है तो वे डिविडेंड का डिसीजन लॉजिकली लेती है। लेकिन अगर मैनेजमेंट ओवर एम्बिशियस है, ईगो ड्रिवन है और ऑब्सेस्ड है तो वो प्रॉफिट को अपने एक्सपेंशन ड्रीम में वेस्ट कर सकती है। इस चैप्टर का इमोशनल डेप्थ तब आता है जब ग्राहम ये बताते हैं कि शेयर होल्डर को पैसिव नहीं रहना चाहिए, उसे मैनेजमेंट से क्वेश्चन का अधिकार है। डिविडेंड के फैसलों के पीछे जो लॉजिक है, कंपनी का कैश किस तरह और कहां पर इन्वेस्ट हो रहा है, क्या मैनेजमेंट का एक्सपेंशन रियलिस्टिक है, ये सब सवाल इन्वेस्टर को उस कंपनी से करने चाहिए। चैप्टर 13 अ कंपैरिजन ऑफ 8 पेयर्स ऑफ कंपनीज। इस चैप्टर में ग्राहम तुम्हें एक बहुत ही अच्छा और पावरफुल टूल देते हैं, द कंपैरेटिव एनालिसिस। यानी जब तुम दो कंपनीज को साइड बाय साइड रखते हो तो तुम उनकी कमजोरी और उनकी ताकत को एकदम क्लियर देख सकते हो। ये चैप्टर एक रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइज की तरह लगता है जहां तुम देखते हो कि सेम इंडस्ट्री, सेम मार्केट कंडीशन और सेम अपॉर्चुनिटीज के बावजूद कुछ कंपनियां अच्छा ग्रो करती हैं और कुछ बर्बाद हो जाती हैं। डिफरेंस का की रीजन हमेशा नंबर्स नहीं होता, कभी कभी डिफरेंस मैनेजमेंट के बिहेवियर का होता है, उनके फाइनेंशियल डिसिप्लिन का होता है और उनकी लॉन्ग टर्म थिंकिंग का होता है। ऑथर एम्फसाइज करते हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को सिर्फ उस कंपनी की अर्निंग्स नहीं देखनी चाहिए बल्कि उस अर्निंग की क्वालिटी और उसकी कंसिस्टेंसी को भी जज करना चाहिए। दो कंपनीज अगर एक तरह का प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो इक्वली स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है एक कंपनी का कैश फ्लो सस्टेनेबल हो जबकि दूसरी कंपनी हाई डेट में हो और उसका प्रॉफिट आर्टिफिशियल हो। अगर तुम कंपैरेटिव एनालिसिस करोगे तो तुम इल्यूजन को काट सकते हो और रियलिटी को देख सकते हो। ऑथर एक और सटल लेसन देते हैं, मार्केट हमेशा फेयर नहीं होता। कभी कभी मजबूत कंपनी अंडर वैल्यूड होती है और कमजोर कंपनी ओवर वैल्यूड। इन्वेस्टर का काम ये नहीं है कि वो मार्केट की जजमेंट को एक्सेप्ट कर ले, उसका काम ये है कि वो इंडिपेंडेंट होकर एनालिसिस करे और ये समझे कि कौन सी कंपनी लंबे समय में अच्छा परफॉर्म करेगी और कौन सी कोलैप्स होगी। चैप्टर 14 मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये चैप्टर इस किताब का हार्ट, सोल और द अल्टीमेट विजडम है। ये वो चैप्टर है जहां ग्राहम अपनी सबसे अच्छी फिलॉसफी को रिवील करते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी उनके लिए कोई टेक्निकल टूल नहीं है बल्कि एक लाइफ फिलॉसफी है। ऑथर के मुताबिक मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि तुम हमेशा अपनी कैलकुलेशन, अपनी जजमेंट और अपनी अजम्पशन में स्पेस रखो, क्योंकि दुनिया प्रिडिक्टेबल नहीं है, हर बिजनेस अनप्रिडिक्टेबल होता है। ये मार्केट इमोशनली अनस्टेबल होती है और तुम्हारा एनालिसिस फिर चाहे वो कितना भी स्मार्ट हो वो कभी परफेक्ट नहीं होता। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो बफर होता है जो तुम्हारी इम्परफेक्शन को अब्सॉर्ब करता है, जो तुम्हारी गलतियों को माफ करता है, जो तुम्हें इस मार्केट के एक्सीडेंट से बचाता है। ऑथर का मानना है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कभी भी किसी कंपनी को उसकी एग्जैक्ट इंट्रिंसिक वैल्यू पर नहीं खरीदता, वो हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू से लो प्राइस पर खरीदता है।
इसलिए नहीं कि वो एक्सट्रीम बार्गेनर है, बल्कि इसलिए कि वो ह्यूमन लिमिटेशन को समझता है। अगर तुम्हारी इंट्रिंसिक वैल्यू गलत हो जाए या कंपनी का फ्यूचर अनएक्सपेक्टेड डिसीजन ले ले, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी तुम्हें प्रोटेक्ट करता है। ये वो सेफ्टी कुशन है जो तुम्हें डाउनफॉल से बचाकर लंबे समय में फायदा पहुंचाता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट इमोशनल डिसिप्लिन का भी कॉन्सेप्ट है। मार्केट तुम्हें हमेशा टेम्प्ट करेगा कि तुम हाई प्राइस पर स्टॉक्स खरीदो, लेकिन ग्राहम के लिए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो होता है जो हर तरह की टेम्पटेशन को रेजिस्ट करता है और हमेशा उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट रखता है जो अंडरवैल्यूड हो। ये बिहेवियर बोरिंग लग सकता है, लेकिन इन्वेस्टिंग में बोरिंगनेस एक तरह की रीत है, क्योंकि बोरिंग इन्वेस्टिंग तुम्हें प्रोटेक्ट करती है जबकि एक्साइटमेंट तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकती है। ग्राहम मार्जिन ऑफ सेफ्टी को सिर्फ स्टॉक मार्केट तक लिमिट नहीं रखते। ये प्रिंसिपल उनके लिए लाइफ का प्रिंसिपल है। ब्रिजेस को इंजीनियर लोड लिमिट से कई गुना ज्यादा मजबूती के साथ बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेस आ सकता है। ये चैप्टर एक फिलोसॉफिकल कामनेस के साथ क्लोज होता है। ऑथर तुम्हें सिखाता है कि अगर तुम किसी बिजनेस को इस तरह खरीदो कि उसका प्राइस कैलकुलेटेड हो और तुम उसे कम प्राइस पर लो, तो तुमने अपना फ्यूचर एक तरह से प्रोटेक्ट कर लिया है। 15 चैप्टर द कंक्लूजन। इस फाइनल चैप्टर को हम अंत की तरह समझेंगे। इससे तुम्हें एक तरह का मैच्योर और टाइमलेस गाइडेंस मिलती है। इन्वेस्टिंग का गोल कभी भी मार्केट को बीट करना नहीं होता, बल्कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है। जब तुम प्रोटेक्ट हो तभी तुम प्रॉस्पर कर सकते हो। ऑथर के लिए सक्सेस का रहस्य यही है, तुम्हें अपने लॉस को मिनिमाइज करते हुए अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। इन्वेस्टिंग कंपाउंडिंग का गेम है और कंपाउंडिंग टाइम का गेम है। वॉरेन बफेट ने अपने 90% वेल्थ अपने 60वें जन्मदिन के बाद अर्न की है। अगर तुम जल्दी पैसा बनाने के लिए स्टॉक मार्केट में आते हो तो इसके चांस बहुत बढ़ जाते हैं कि तुम लॉस करोगे। तो दोस्तों, ये थी द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। उम्मीद है कि आपको ये बुक अच्छी लगी होगी। आप किस बुक को इजी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं, हमें कमेंट कीजिए।